नमस्कार साथियों आज हम लोग TRE 3 जो 15 मार्च को हुआ था पेपर और कैंसिल हो गया था उसका 6 to 8 सोशल साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने कल हिस्ट्री वाला सेक्शन करा दिया था। आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करेंगे। आप लोग डिटेल्स में इसको देखिएगा कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। मैं आप लोग को बताता चलूँगा कि क्वेश्चन आपके कहाँ से हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। एक्सप्लेनेशन अगर नोट करने लायक होगा तो नोट कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं हिस्ट्री वाला सेक्शन करा चुका हूँ। 8 क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के आए थे और बाकी 40 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का था उसको कराया हूँ। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मेरे वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा या वीडियो सेक्शन में ही देख लेंगे। अभी कल का ही वीडियो पड़ा होगा TRE 3 15 मार्च का पेपर, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तीनों देशों में लोकतंत्र का बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में भी उथल पुथल मचा हुआ है, नेपाल में भी वही हाल है और श्रीलंका में भी लगभग वही हाल है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये NCERT का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 9th वाली NCERT में आपको मिल जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे कि सर कहाँ से पेपर आया था। मैंने हिस्ट्री वाला भी पेपर देखा और पॉलिटिकल साइंस वाला भी पेपर देखा। अधिकतर क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएंगे। आपको डिटेल्स में देखना होगा उसे और समझना होगा। इस सब का कॉन्सेप्ट अगर जो आप समझ गए तो आपको मिल जाएगा। आपको इकट्ठा ज़रूर नहीं मिलेगा एक ही साथ ये क्वेश्चन, बट अलग अलग लाइन में आपको ज़रूर मिल जाएगा। पाकिस्तान का अलग मिल जाएगा, नेपाल का अलग मिल जाएगा, श्रीलंका का मिल जाएगा। जब आप पॉलिटिकल उसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो समझने का प्रयास करिए। आप लोगों को पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि कैसे पढ़ाई कीजिए, वैसे ही आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग को बता दें, अब यहाँ पर लोकतंत्र का गहरापन कोई चुनौती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है। तो क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, वैचारिक ध्रुवीकरण, आर्थिक ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग जानते हैं कि भारत में क्षेत्रवाद भी है, वैचारिक रूप से जो है एक दूसरे को ध्रुवीकरण भी करते हैं, आर्थिक ध्रुवीकरण भी है अमीर और गरीब का। तो इसमें जो है ये एक चुनौती है हम लोगों के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंशियल। ठीक है, प्रेसिडेंशियल शासन में क्या होता है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद होता है, यानी कि जो सत्ता होती है उसकी इसके हाथ में होती है, केंद्र स्तर पर होती है प्रेसिडेंशियल। उसमें आप इसको एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका को जरूर ले सकते हैं। इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे। तो आप लोग पहले इसको सॉल्व करने से पहले नेता नहीं थे। तो देखिए, महिंदा राजपक्षे भी थे, सिरमाओ भंडार नायके भी थे, रानिल विक्रमसिंघे भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, आप लोग ये मत डाउट करिएगा कि नहीं थे, नेता थे अगर पूछता तब तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन हो जाएगा। और नेता नहीं थे तो उपयुक्त में से एक से नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है सभी नेता थे। तो ऐसे जो है आंसर को आप लोग करिएगा। किसने ये तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज़ के वैकल्पिक नाम हैं। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राम से म्यूर ही शायद इसके सही आंसर शायद राम से म्यूर ही हैं, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं है। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, शायद सही आंसर है ये राम से म्यूर ही हैं। सही टिक कर लीजिए, सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शक्ति का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सभी हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष
चुनाव भी लोकतंत्र में होता है, शक्ति का पृथक्करण भी होता है और न्यायपालिका भी आपकी स्वतंत्र होती है। शक्ति का पृथक्करण से एक क्वेश्चन और आ चुका है, TRE 2 में आया था जब मैं पेपर दिया था, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। लोकतंत्र में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसकी विशेषता बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिए, हाईलाइट कर लीजिए जहाँ पर हो ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 9th वाली NCERT 10th वाली NCERT लेंथी बहुत है, तो आप कुछ चीज़ें हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए और लास्ट टाइम में वही पढ़ना है। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को पता है अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बाकी उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें कौन चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? फिर अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन पूछता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संसद। आप लोग को बताते चलें कि संसद कहा जाता है, ऐसा एक स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है, बस केवल वो एक पुरुष को महिला और एक महिला को पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। इसका मतलब कि वो नेचर को छोड़कर बाकी कुछ भी कर सकती है, वहाँ पर संसद को बहुत पावर है, इसलिए आप लोग इसका सही आंसर संसद मानिए। सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बेल्जियम। आप इसको सही कर लीजिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बेल्जियम। यह आपको NCERT में मिल जाएगा। NCERT से लगभग सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप NCERT बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। देखिए लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? दल का शासन, सरकार का शासन, लोगों का शासन। तो लोकतंत्र से क्या है तात्पर्य? तो लोगों का शासन। आप लोग अब्राहम लिंकन का वो स्टेटमेंट जानते होंगे, लोकतंत्र वाला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार, NCERT में आपको मिल जाएगा। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, ये जन आकांक्षाओं को प्रकट करता है, ये विश्वास व समन्वय पैदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही बात है, ये आदर्श संविधान में ये सब चीज़ें रहती हैं। भारत का निर्वाचन आयोग है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। आप लोग जानते हैं भारत का निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने बताया था कि संवैधानिक संस्था और मतलब ऐसे भी जो संस्थाएं होंगी जो सांविधिक संस्था होंगी उनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन में। आप लोग इसको जान लीजिए, जो साधारण विधेयक होता है उसे चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करिए चाहे राज्यसभा में, लेकिन जब धन विधेयक होता है तो उसे कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। संविधान संशोधन अधिनियम कहाँ प्रस्तुत किया था? दोनों में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें दोनों को सेम पावर दिया हुआ है। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। देखिए क्वेश्चन यहीं से आ गया, आप अगर जो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ गया। आप लोगों में बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर 15 मार्च का पेपर कहाँ से आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के जरूर ऐसे रहेंगे जो इधर उधर से पूछे रहेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप लोगों के रेंज में रहेंगे, इसलिए बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और बाकी को अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करिए। मैं आप लोगों को बताता हूं हर वीडियो में कि आप लोग 80-85% क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, 15% क्वेश्चन पर उतना मत सोचिए कि सर कहाँ से आया, उसके लिए अलग अलग बुक लेकर बैठ गए पढ़ने, ऐसा मत करिए। जो 85% क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। जनहितवाद के मामले में प्रभावित व्यक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न निकाय है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला। दूसरा वाला केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, केवल कहीं भी लगा रहे तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाया करिए, सावधान हो जाया करिए। बाकी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसको सही कर लीजिए आप। बाकी इसका सही आंसर आपका यही है कि इसमें शक्ति का विभाजन किसके बीच होता है? केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना
बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए। रीज़न ये था कि उन्होंने 2005 लगा दिया और उनके दिमाग में चल रहा था सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम वो 2005 का है, आरटीआई एक्ट बोलते हैं हम लोग, लेकिन सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना ये वर्ष 2002 में बना। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों को किसी उसमें एग्जाम में मिल सकता है, चाहे टीजीटी में मिल जाएगा चाहे पीजीटी में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम। आपका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं मणिपुर में बहुत सारा हिंसा हुआ है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पूर्वोत्तर स्टेट का आप लोग एक बार सन जरूर देख लीजिएगा। इस बार मणिपुर पूछा है, हो सकता है नागालैंड का भी पूछ ले, तो सिक्किम का भी पूछ लें, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सिक्किम वाला भी इम्पॉर्टेंट है। पहले उसको सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, फिर इसको पूर्ण रूप से मिला लिया गया। तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। संशोधन अधिनियम भी पूछ सकता है इसमें सिक्किम वाले में, क्योंकि जो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से देख लीजिएगा इसको एक बार। संसद का कार्य है वित्तीय मामलों का नियंत्रण, विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग जानते हैं वित्तीय मामलों का नियंत्रण भी करता है, कई सारी समितियां होती हैं उसके माध्यम से। विधि निर्माण तो करता ही है, कार्यपालिका की नियुक्ति में भी इसका योगदान रहता है संसद का, क्योंकि संसद से ही आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह का भी जो है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल हैं, तो इसका सही आंसर है आपका रक्षा, कृषि, संचार। तो इसमें एक को छोड़ दीजिए, कृषि को छोड़ दीजिए, कृषि राज्य सूची का विषय है, बाकी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा रक्षा और संचार। आप लोग को बताते चलें कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। आप लोग इसमें देख लीजिएगा कितने विषय हैं सब में, मैं बता चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो ग्रुप है मेरा उसमें मैं इसका पिक भी भेज चुका हूँ। तो आप लोग इम्पॉर्टेंट पिक्स में जाकर एक बार देख लीजिए, वहाँ पर मैं भेजा हूँ इसको। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में आप लोग देखे होंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये 1992 में है, मैं वैसे भेज चुका हूँ इम्पॉर्टेंट पिक में, वहाँ से क्वेश्चन ये आप लोगों का है। निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो देखिए बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, लगभग सभी देशों में है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, पूछता क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन पूछा कौन सा नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि सभी में है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा है नहीं है, ये उस वाले पर जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? तो निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व, बहुमत का शासन अथवा व्यक्तिगत अधिकार, सीमित शासन अथवा लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट, ये क्वेश्चन जो है आयोग क्या सही मानता है वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से ई ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? सार्वभौमिक श्लाघा, प्राचीन वंशावलियाँ, विवादित उद्भव। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसको। ये क्वेश्चन भी आपको अगर एक्सप्लेन करके आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? अब देखिए इसमें कहीं कहीं पर जो है भारत भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अमेरिका मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए भारत को इसलिए माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी, यानी प्राचीन काल से ही भारत में लोकतंत्र था। लेकिन ऐसा कहना मतलब कोई इतिहासकार या कोई भी पॉलिटिशियन है वो स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है। इसका आंसर आप आयोग पर मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अमेरिका होना चाहिए। जहाँ तक है इसका सही आंसर अमेरिका माना जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल की बात हो रही है इसमें, जहाँ तक लग रहा है समसामयिक काल की बात है तो समसामयिक काल में अमेरिका को माना जा सकता है, क्योंकि वहीं पर सबसे पहले संविधान भी बना था और वहीं पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था। इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की
आवश्यकता महसूस की। तो जे.एस. मिल के बारे में जानते हैं, एक उपयोगितावादी विचारक थे और ये उन्हीं का जो है विचारधारा है। हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? विकास के लिए, स्वतंत्रता के लिए, कल्याण के लिए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, सब क्वेश्चन मत सोचिए कि बुक से रहें, कुछ अपना भी माइंड लगाइए। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको कोई भी सही कर सकता है। अगर आप सही करना चाहेंगे तो इसको स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चाहिए, लोकतंत्र में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तुरंत थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुकुमार सेन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएगा। आप लोग प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? तो आप लोग को बता दें, संसदीय लोकतंत्र में योजना आयोग, चुनाव आयोग, न्यायपालिका सभी जो है लोकतंत्र के लिए वैसे भी आवश्यक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी हैं। देखिए, ये नहीं वाला जो लिखा हुआ है इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। आप लोग TRE 3 का पेपर जब देने जाइएगा तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भले ही 1 मिनट आपका ज़्यादा लगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको बाद में अफसोस ना करना पड़े कि हाँ, काश मैं क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लिया होता। क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन में ही आप लोगों को फंसा रहा है, कहीं पर पूछता है, कहीं पर नहीं है, सत्य असत्य, ये आपको फंसाएगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन का आनंद लेने के लिए, सरकार की ज्यादतियों से रक्षा के लिए, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, न्यायिक संरक्षण, संवैधानिक गारंटी, सार्वभौमिक उपलब्धता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोग को बता दें, लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार, क्योंकि जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका मूल अधिकार है। जीवन का अधिकार आप जानते हैं आर्टिकल 21 में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? तो जापान, अमेरिका, उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है। आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं, नॉर्थ कोरिया को सोचते होंगे तो किम जोंग का नाम जरूर याद आता होगा। तो आप लोग समझ जाइए कि फिर सत्ता की साझेदारी कैसे हो सकती है वहाँ पर। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डच। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डच। ये आपको NCERT में मिल जाएगा, अल्पसंख्यक वाले चैप्टर में ऐसे मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी के सबसे सबल शक्ति का व्यवस्था का विद्यमान है? तो ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, कनाडा, कुवैत। तो सबसे सही आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। इसमें जो है सत्ता में साझेदारी की सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है। वहाँ पर शायद 7 राष्ट्रपति होते हैं, स्विट्जरलैंड में ऐसा है, और सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए माना जाता है कि वहाँ की सत्ता में साझेदारी सबसे अच्छी है, सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? तो बोलीविया, नेपाल, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे नेपाल में भी हो चुका है, बोलीविया में भी हो चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में कभी भी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है।
निम्नलिखित में से किस देश में फेडकोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। आपका क्या हो जाएगा आंसर? बोलीविया। आप लोग एक बार एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन लगभग आपके। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत फैक्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है बट बहुत फैक्ट नहीं आया है। आप लोग मान कर चलिए, ना तो आर्टिकल कहीं से पूछा गया है ना तो कुछ पूछा गया है, बल्कि केवल कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 9th-10th की एनसीईआरटी पॉलिटी वाली ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसी को मान कर चलिए, उसी में आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और उसी को पढ़िए बेहतर ढंग से। लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार, निर्वाचित सरकार, लोक कल्याण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सारे के सारे हो जाएंगे इसमें। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश के अतिरिक्त पूछा है, इसको स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली बार में मैं भी डाउट में आ गया था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब रहा करें तो उसको छोड़ दिया करिए, मार्क कर लिया करिए और बाद के लिए जब लास्ट में टाइम बचे तब उसको सॉल्व किया करिए। उसको पहले नहीं करना होता है, लास्ट में करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। ये ऐसा ही क्वेश्चन था क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में आपको टाइम देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी समझ में आएगा। मैं खुद जो है 2 से 3 बार पढ़ा हूँ तो समझ में आया मुझे कि किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है। तो ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें जो कि इसके अतिरिक्त है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आर्थिक जो है फल, बाकी सब कुछ है, सब में जो है आर्थिक फल का मतलब इकोनॉमिक जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो है आपका ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये लोकतंत्र अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है हिस्ट्री का मैं करा चुका हूँ, पॉलिटी का आप लोग देख चुके हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।